तो दोस्तों अब हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स। देखिए, अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 100% आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो समझिए वो क्वेश्चन आपके ही हैं। अगर हर कोई उस क्वेश्चन को कर रहा होगा तो आप भी कर पाएंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अगर किसी को नहीं आता होगा तो भाई वो किसी को नहीं आता होगा, सब तुक्का मार रहे होंगे। बस ध्यान से आप इस वीडियो लेक्चर को समझ लीजिए और इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। आखिर मौलिक अधिकार होता क्या है? ये ऐसे अधिकार हैं जो आपको जन्म से मिले हुए हैं। इसमें कोई भी जैसे गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर अपने मनमाने नियम नहीं थोप सकती, ये आपको बचाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा रूल है जो आपके ऊपर मनमाना कानून लागू कर दे, मतलब कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें आपके ऊपर कोई ऐसे लागू नहीं कर सकता है देश के अंदर। आपको कौन बचाता है? फंडामेंटल राइट्स बचाते हैं, आपके मौलिक अधिकार आपको बचाते हैं। सपोज करिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक सड़क पे खड़े हुए हैं, है ना, और एक आदमी कहता है भाई तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम निकलो यहाँ से। भाई वो पब्लिक रोड है, भाई तुम्हारा अधिकार है वहाँ खड़े होने का, ऐसे कोई रोक नहीं सकता आपको वहाँ पे जाके। तो ये आपका क्या हुआ? मौलिक अधिकार हुए। अब इसका कोई हनन हुआ, जैसे किसी ने आपको भगा दिया, भाई निकलो यहाँ से, तो फिर आप क्या कर सकते हो? सीधे न्यायपालिका से न्याय ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारे पार्ट 3 के अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, और मैं ट्रिक्स भी बताता जा रहा हूँ कि जिससे कि आप इजीली इन चीज़ों को याद कर सकें। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमें क्या देखने को मिलता है? फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। आखिर हमने ये बोरो कहाँ से किया है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ें बाहर से बोरो की हैं, जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही हमने अपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किए हैं? यूएसए से बोरो किए हैं, बिल ऑफ राइट्स से, है ना। जो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से हमने बोरो किए हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। और ये जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, मतलब अगर इनका हनन हुआ, जैसे प्रियम्बल था वो नॉन जस्टिसेबल था, कि मतलब अगर उसका कोई हनन हुआ है तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का आपके हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से न्याय ले सकते हैं। और आखिर होता क्या है फंडामेंटल राइट्स? ये आपको इंश्योर करता है ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, कि कोई इंसान आप पे राज नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे नियम राज करते हैं, यानी कि पूरा देश काय से चलेगा? नियम कानून से चलेगा, किसी एक आदमी के मनमाने कानूनों से नहीं चलेगा। ये कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट्स का, और ये ज़रूरी भी हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। अब जानते हैं हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं, यानी वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स। और वो कौन कौन से हैं ये आपको रटे होने चाहिए, यानी कि आर्टिकल 40 से लेके और आर्टिकल 32 तक आपके टिप्स पे होने चाहिए। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स के अंदर है क्या क्या। यहाँ पे आप एफर्ट डालिए, यहीं पे यूपीएससी आपको टेस्ट कर रहा है। आप, ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। कई बार आप इनको रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। प्रीलिम्स में खूब पूछे जाते हैं। तो पहले हमारे फंडामेंटल राइट कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आगे जो नंबर लिखा हुए हैं उनसे आप देख सकते हैं कौन से अधिकार, यानी कौन से राइट्स कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बार बार रिपीट करना होगा। राइट टू फ्रीडम है दूसरा, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, छठा है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब हटा दिया गया है इसलिए मैंने रेड से इसको मार्क कर दिया है, और 7 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। चलिए इनको हम पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे, आप परेशान मत होइएगा। आगे चलते हैं। और जो आर्टिकल 31 था, यानी कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसको हटा के कहाँ डाल दिया गया है? आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। कौन से पार्ट में? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो वैसे तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक को कर्टेल कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अब हमारे पास कितने बचे? 7 में से एक निकाल दिया तो हमारे पास 6 बचे। ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे, हमारे जो फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वो देखते हैं पहले। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप सड़क पे खड़े हैं तो कोई आपको भगा नहीं सकता। अब आप सोचिए, आप जैसे मैंने बताया कि ये भाई रोड क्या है, पब्लिक तो ही है, रोड पे कोई भी चल सकता है। लेकिन आप सोचिए अगर ये एक एब्सोल्यूट राइट होता कि आपका अधिकार है कहीं भी घूमने का, कहीं भी घुस जाने का, तो सोचिए एक सीबीआई का ऑफिस है ना, वहाँ पे सब चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, आप उसमें घुस गए, आता तो वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही है, लेकिन आप उसमें घुस के चले गए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? एब्सोल्यूट नहीं है कि उन्होंने राइट टू फ्रीडम बोल दिया तो फ्रीडम है आपको सब जगह, वो क्वालिफाइड है, उसको एग्जेम्पशन में रखा गया, मतलब उसको एक ऐसी सूची में रखा गया कि वो राइट टू फ्रीडम से थोड़ा सा बच सके, है ना, जिससे कि ऐसा ना हो कि भाई कोई भी घुस जाएगा ऐसे तो सीबीआई के अंदर, है ना। तो आप समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल को लिया है ना। देखिए, मैं जब भी आपको स्टेट बोलूँगा तो आप समझिएगा कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इस चैप्टर में स्टेट का मतलब है इंडिया। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमें किसी भी गवर्नमेंट के मनमाने नियमों से बचाता है, हमें सुरक्षा देता है। अगर गवर्नमेंट कोशिश करे कोई भी मनमाना कानून बना के अपने सिटीजन्स के ऊपर लागू करने का, तो फंडामेंटल राइट्स क्या करेंगे? हमें बचाएंगे गवर्नमेंट से कि कोई भी ऐसा उल्टा सीधा कानून बना के हमें ऊपर लागू ना कर दें, ठीक है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड दैट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। देखिए, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं कैरेक्टर में। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, अगर मैं सरकार, जैसे मैं मोदी जी हूँ, हमारे प्रधानमंत्री, तो आप सोचिए मैं कुछ भी एकदम कानून बना के जनता के ऊपर नहीं थोप सकता, क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये क्या हुआ मेरे लिए? क्या हुआ? नेगेटिव हुआ ना एक, कि मैं कोई भी कानून बना के, मेरे पास फ्रीडम नहीं है कि मैं कोई भी कानून बना के उन पर लागू कर दूं। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए जनता के पर्सपेक्टिव से, यानी एक नॉर्मल नागरिक के पर्सपेक्टिव से, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव इन नेचर हैं। एक सेकंड में पेन ले लूँ, वो कैसे हैं? वो पॉजिटिव है नेचर में। कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं? हमको बचा रहे हैं, हमें अधिकार दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, मुझे अपने देश के अंदर, अपने भारत के अंदर अधिकार है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, किसी भी गवर्नमेंट को की ऐसी एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूं, एक मतलब पीसफुल मैनर में। ऐसा नहीं मैं दंगे कर रहा हूं जाके, पीसफुल मैनर में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, बोल सकता हूं, है ना। आपने देखा होगा अगर कोई भी, जैसे कोई बड़ी मिस हैपनिंग हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, तो उनके पास अधिकार है अपना गुस्सा दिखाने का। ये गुस्सा पीसफुल वे में, ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैसे हैं? जस्टिसिएबल है नेचर में। जैसे अगर उनका कभी हनन हो गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो उनको बचा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमें गारंटी देता है कि आपको मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन नहीं करेगा, और पार्लियामेंट भी मौलिक अधिकारों को नहीं हटा सकता। अगर पार्लियामेंट कोशिश करेगा मौलिक अधिकारों को छीनने का पब्लिक से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उनको क्या करेगा? डिफेंड करेगा, है ना। गारंटी लेता है वो कि वो मौलिक अधिकारों को बनाए रखेगा, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी मनमानी नहीं करने देगा लोगों को। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं कुछ कंडीशंस में। जैसे अगर बाहर से कोई युद्ध होता है, मानो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देता है, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड किए जा सकते हैं कुछ समय के लिए। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। आप अभी के लिए मानिए कोई आपातकालीन स्थिति है, मानिए कोई इमरजेंसी है, तो उस समय में कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्टेट का मतलब है इंडिया। अब यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो आप इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो थीम्स बन जाती हैं और वहीं से क्वेश्चन निकलता है बार बार। तो स्टेट का मतलब, अगर मैं स्टेट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की और पार्लियामेंट की। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या करता है? कानून बनाने का काम करता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काम करता है, और गवर्नमेंट क्या करती है? वो एग्जीक्यूटिव यानी लागू करने का काम करती है ना। तो ये आता है इसके अंदर। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आता है,
यानी अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो यूपी की बात करूं तो योगी जी और हमारा विधानसभा, है ना, और सारी लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनसिपैलिटी, हमारी पंचायत, है ना, और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अन्य चीज़ें, ये सब किसके अंदर आती हैं? हमारे सब स्टेट के अंदर आती हैं। और ऑल अदर अथॉरिटीज़ लाइक स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल, ETC। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का मतलब है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ वो होती हैं जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं। मैं इसको डिटेल में आगे समझाऊंगा आपको, है ना, अभी के लिए आप समझ लीजिए बस। तो ये सारी चीज़ें जो स्टेट की डेफिनेशन है वो कहाँ पे दे रखी है? आर्टिकल 12 में दे रखी है। अगर जो भी लोग स्टेट के अंदर आते हैं, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन कर रहे हैं, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुला सकता है और उनके डंडे बजा सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। आप एक बात को समझिए, मौलिक अधिकार अगर किसी भी गवर्नमेंट ने, सपोज एग्जाम्पल से समझिए, अगर मोदी जी ने कुछ ऐसा कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट्स पे लागू नहीं होता, समझिए मतलब कुछ दिक्कत पैदा कर रहा है वो मौलिक अधिकारों में, लोग परेशान हो सकते हैं उससे, तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी ताकत है, इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ मैं, कि किसी भी कानून को उठा के वो नल एंड वॉइड, यानी कि बिल्कुल खाली, जीरो, नल एंड वॉइड यानी ज़ीरो बना सकते हैं वो, है ना, वो किसी भी कानून को ज़ीरो, कि भाई अब ये लागू नहीं होगा, बेकार है, तुमने क्या करा भाई, ये ऐसा कह सकते हैं। तो ये थे एक ट्रिक लिखी हुई है कि जैसे फंडामेंटल राइट्स को याद करने के लिए, जैसे राइट टू इक्वालिटी में 5 हैं, है ना, राइट टू फ्रीडम में 4 है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, 54, 24, 21 करके, मैंने ऐसे याद करे थे, आप याद कर सकते हैं ना, सिंपल ट्रिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। राइट टू इक्वालिटी में देखें तो ये 14 से लेके 18 तक हमें देखने को मिलते हैं। जब आप अपनी इंगलियों पे काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल कितने हुए? 5 हो गए। तो पहला कौन सा है? आर्टिकल 14, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉज के सामने सब लोग समान हैं। सपोज कीजिए अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो आपका 500 रुपये का चालान अगर नियमों में लिखा है कटेगा, तो सबका 500 रुपये का ही कटेगा। ऐसा नहीं है कि आपका 500 का कट जाए, किसी का 600 का, किसी का 700 का, किसी का 800 का, सबका बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सारे नियमों का क्या होगा? प्रोटेक्शन किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन है सारे लॉज का, है ना। उसके बाद अपना आर्टिकल 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव नहीं करा जा सकता अपने देश के अंदर। किन ग्राउंड्स पर, किस आधार पे आपका भेदभाव नहीं करा जा सकता? रिलीजन, यानी आपके धर्म के आधार पे। दूसरा, रेस आनी है, गोरे हैं, काले हैं, उस आधार पे। कास्ट, यानी कि अगर आप नीची जाति हैं, ऊंची जाति हैं, उस आधार पे आपको कभी भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा अपने देश के अंदर। और सेक्स, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, सबको इक्वल मौका मिलेगा। सब लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आज लड़कियां भी प्लेन उड़ा रही हैं, लड़कियां सारे काम कर रही हैं। तो किसकी वजह से? ये हमारे इसी वाले आर्टिकल की वजह से। और प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपने जन्म कहीं भी लिया हो लेकिन आपको भारत के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर कहीं और आप कहीं और आपकी पैदाइश है, कहीं और आपने जन्म लिया है, तो आपको यहाँ पे अधिकार नहीं मिलेंगे, आपको सब मिलेगा। मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए भी थे पिछले वाले लेक्चर में, सिटीजनशिप वाले में, जो इंपॉर्टेंट थे। वो एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो, वहाँ से नोट्स निकाल के उनको जरूर याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, सबको इक्वल मौका मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। देखिए क्या होता है, जैसे UPSC, SSC, बैंक, क्लर्क, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ये सब क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने देखा होगा रिजर्वेशन वाला जो क्लॉज है वो इसी के अंदर है, जनरल, OBC, SC, ST, तो इसी के अंदर आता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 17, जो कि कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले समय में जो ऊंची नीची जाति का चक्कर चलता था, उसमें अनटचेबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसा तबका था जिसको माना जाता था कि वो अछूत है। अगर आप उनसे छू गए तो मतलब जो उच्च जाति है वो मानती थी कि हमें दोबारा से नहाना पड़ेगा, वो कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, तो काफ़ी परेशान करा जाता था। तो ये आर्टिकल उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया था। उसके बाद ये क्या इंश्योर करता है? प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि आज के समय में कोई इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिट करता है ये वाला आर्टिकल। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। ये कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। पहले जब अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो वो लोगों को अच्छे कामों के लिए टाइटल्स दिया करते थे, तो उन टाइटल्स का एबोलिशन
करवाता है ये वाला आर्टिकल, राजा साहब या बहुत सारे टाइटल्स होते थे वो। अब सिर्फ टाइटल्स कहाँ चलते हैं, मिलिट्री में या एकेडमिक्स में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फंडामेंटल राइट की तरफ, जो है राइट टू फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। और टोटल कितने हैं ये, 19 से लेकर 22 तक, उंगलियों पे काउंट कीजिए, 19, 20, 21, 22, कितने हैं, 4, जो कि मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, वो 54, 24, 21 ऐसे याद कर लीजिए। 5 हमने पढ़ लिए, अगले 4 हैं, यानी कि हम ये वाले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आर्टिकल 19 जो है ये बहुत पूछता है यूपीएससी। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और 21A, ये तो बहुत मतलब पूछ के हद कर दिया उसने, इतना पूछता है ये। तो पहले आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। तो आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आपके। पहला कौन सा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही देश के अंदर, जैसे आपने देखा होगा इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है बीजेपी इस समय रूलिंग गवर्नमेंट को, तो आपके पास अधिकार है उसको क्रिटिसाइज़ करने का, गालियाँ देने का नहीं। मतलब आप कहें कि मैं किसी को उसके साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये अधिकार नहीं है। पीसफुली आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसके कामों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, और बेटरमेंट के लिए आप बता सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप कुछ वायलेंट चीज़ें करेंगे तो फिर आपके साथ भी गलत हो सकता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है आप अपना नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन एक पीसफुल मैनर में, है ना। असेंबली, आप इकट्ठे हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है देश के अंदर, तो लोग असेंबल होते हैं, है ना, 6-7 लोग असेंबल हो गए, उसके बाद रोड मार्च निकाली। एसोसिएशन, अगर आप अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे हमारा RSS हो गया, और हमारे कई सारे ABVP जैसे कई सारे ग्रुप्स हैं, वो भी बना सकते हैं आप। मूवमेंट, आप देश के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, है ना, कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन मतलब पीसफुल प्रोफेशन, ऐसा नहीं है कि आप असले बारूद बेचना शुरू कर दिया आपने विदेश से लाके, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आर्टिकल 19 क्या करता है, हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर आपको किसी भी केस में जैसे सज़ा मिलती है, मानिए कुछ सज़ाएं ऐसी होती हैं जो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है उनमें, तो उनमें ये आपको प्रोटेक्शन देता है, डबल जियोपार्डी की बात करता है ये। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जो हमारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में मैं इसी वीडियो के एंड में पढ़ाऊँगा, आर्टिकल 19, 21 और 21A को। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 22, जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में आपका डिटेंशन, यानी कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले, उस केस में आपको सुरक्षा देता है कि मतलब पुलिस अपनी मनमानी ना कर बैठे आपके ऊपर, तो उससे हमें क्या करता है, ये बचाता है। उसके बाद अब देखते हैं हम अपना आर्टिकल 23 और 24, जो कि है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक सेकंड में पेन लेता हूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखिए इसमें पहला है आर्टिकल 23, जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। जैसे किसी को अगर कोई उठा के ले जाए और उससे ज़बरदस्ती भीख मंगवाए, जैसे हाथ पैर काट देते थे पहले भीख मंगवाने के लिए, तो ये आर्टिकल उससे आपको बचाता है कि आपको कोई ऐसे ना कर सके आपके साथ। फिर आता है अपना प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, जो कि है आर्टिकल 24। छोटे छोटे बच्चों को, 14 साल के बच्चों को उठा के ले जाते थे, पटाखा फैक्ट्री में काम करवाते थे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आर्टिकल 24 को लाया गया था। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं या धर्म को फॉलो कर सकते हैं फ्री, मतलब इसका फ्रीडम देता है ये आर्टिकल आपको। तो पहला है इसमें आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इस आर्टिकल के तहत आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे फैला सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी आपकी धार्मिक चीज़ है उसको करने की आज़ादी देता है आर्टिकल 26। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, अगर आप अपने धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको किसी भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर टैक्स कोई आपसे ले रहा है तो ये वाला आर्टिकल 27 आपको बचाता है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देखिए कुछ एजुकेशन
कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से ये आपको आर्टिकल बचाता है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे उनकी मतलब अगर वो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन की कोई वहाँ पे कोई वर्शिपिंग करवा रहे हैं आपसे या वहाँ पे आपको उस धर्म की चीज़ें सिखा रहे हैं तो आप सीखने के लिए मना कर सकते हैं। आपको ये आर्टिकल बचाता है, कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता वहाँ पे। फिर आता है अपना अपना पांचवा फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 29। ये क्या करता है आर्टिकल, माइनॉरिटीज़ के कल्चर को, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को बचा के रखता है। आखिर माइनॉरिटीज़ कौन है? माइनॉरिटीज़ वो लोग हैं, सपोज़ कीजिए इंडिया के अंदर 80% हिंदू है ना, आप मान लीजिए 80% हिंदू हैं और 20% अदर रिलीजन के लोग हैं। तो यहाँ पर जो 20% लोग हैं ये लोग क्या कहलाएंगे? ये लोग कहलाएंगे माइनॉरिटी, है ना। और जो 80% हिंदू हैं ये लोग क्या कहलाएंगे? मेजॉरिटी। अब माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्ध, है ना, कई सारे हैं इसमें। तो ये लोग क्या है? माइनॉरिटीज़। तो इनके भाषा को, इनके ग्रंथों को और इनके कल्चर को बचाने के लिए इस आर्टिकल को लाया गया। फिर है अपना आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स यानी अपने जो पाठशालाएँ हैं ये सब बना सकते हैं, जिसमें कि वो अपनी चीज़ें पढ़ाते हैं, जैसे मदरसे हो गए या जैन्स में मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद उनको पाठशाला ही बोलते हैं। तो वहाँ पे जो लोग दीक्षा लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप आर्टिकल 30 के अंदर कवर करते हैं, आर्टिकल 30 के अंदर। फिर आता है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके कर्ता धर्ता हैं। और राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्शन देने के लिए बना हुआ है। ये वाला जो राइट है ये हमारे फंडामेंटल्स को ही प्रोटेक्शन देता है। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ये इसी आर्टिकल के तहत है। ये आर्टिकल 5 रिट्स को इशू करता है, मतलब बताता है सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिट्स को इशू करके आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है ना। इसमें पहला है हैबियस कॉर्पस। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ उसे याद करने का। इसकी ट्रिक है हम क्यों पीछे से खूब क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्यों पीछे से आप याद कर लीजिए, मैंने ऐसे याद किया था इसको। तो पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा क्वो वारंटो, चौथा है अपना प्रोहिबिशन और आखिरी है अपना सर्टियारो, इसको जैसे भी बोलते हैं आप पढ़ लीजिएगा, ये वाली है, ठीक है। और ये वाली टेबल जो है ये बता रही है कि फंडामेंटल राइट्स जो कि फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, मतलब ये वाले मौलिक अधिकार फॉरेनर्स को नहीं मिलते, सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने के लिए, तो फिर इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आप एक बार, मैं थोड़ा जूम आउट कर देना, एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे PDF है ही, वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। अब हम पढ़ते हैं अपनी रिट्स को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर इशू करता है अपनी रिट्स को, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स को इशू करता है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226, और 5 रिट्स हैं जो कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। पहली रिट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गई, मानिए आपके दोस्त को पुलिस उठा के ले गई, उसने क्या करा, पुलिस ने बिना FIR करे, बिना किसी सबूत उसको बंद कर लिया और खूब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई सबूत भी नहीं दे रहे, कोई सूचना भी नहीं दे रही कि उसे पकड़ रखा है। तो फिर आप क्या करोगे? आप सीधे हाई कोर्ट जाओगे और वहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस में कोर्ट पुलिस से कह रहा है कि मुझे उस बंदे को सामने लेके आओ, मेरे सामने लेके आओ उस बंदे को, मैं देखूंगा कि उसकी लीगैलिटी क्या है, कि तुमने उसे सही अरेस्ट किया है नहीं किया है। अगर गलत अरेस्ट कर लिया होगा तो उसको फ़ौरन छोड़ने का आदेश देगा, है ना। तो इससे क्या होता है, किसी को भी बिना वजह, बिना
इलीगल तरीके से बंद नहीं रखा जा सकता। ये है हमारी हैबियस कॉर्पस। देखने वाली बात क्या है इसके अंदर, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के याद कीजिएगा। हैबियस कॉर्पस जो होती है वो यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज़, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या PSUs हैं, उनके खिलाफ भी दर्ज होती है, और प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ भी ये रिट इशू हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी अगली रिट है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। यहाँ पे कोई किसी को आदेश दे रहा है। देखिए, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल मान लीजिए, कोई भी, मानिए आपके पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, जो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो गई, वो अपना काम करने से मना कर देता है जबकि वो उसकी ड्यूटी है, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मैंडमस वाली रिट इशू करेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई कैसे मना कर सकते हो तुम इस काम को, है ना। और ये वाली जो रिट है ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए इशू नहीं की जा सकती। ये चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है ना। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इट लिटरली मीन्स वी कमांड। इट इज़ अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिस आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी। और किसी भी पब्लिक बॉडी के लिए मैंडमस को इशू किया जा सकता है ना। और एन इन्फीरियर कोर्ट, ए ट्रिब्यूनल और ए गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। इसे एक इन्फीरियर कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट के लिए भी इशू किया जा सकता है, एक ट्रिब्यूनल के लिए भी इशू किया जा सकता है, और एक गवर्नमेंट के लिए भी इशू किया जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। अगली रिट है हमारी प्रोहिबिशन। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है प्रोहिबिट करना यानी किसी को रोकना। यहाँ पर एक हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को रोकती है उसकी औकात से बाहर फैसला लेने की। आसान भाषा में, अगर एक लोअर कोर्ट किसी चीज़ के ऊपर फैसला नहीं ले सकता और फिर भी उस फैसले को ले रहा है, तो फिर हायर कोर्ट उससे पूछेगा, भाई तुम कैसे अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, जो हक तुम्हारे पास नहीं है उस चीज़ का फैसला तुम कैसे सुना रहे हो। तो फिर प्रोहिबिशन कैसे काम करता है, ये रिट इशू करता है एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ, जो याद करने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशल बॉडीज़ पे ही काम करता है ना। जैसे कि एक जुडिशल बॉडी या एक क्वासी जुडिशल अथॉरिटी, इसी के ऊपर काम करता है। ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या लेजिस्लेटिव बॉडी या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है ना। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ये कई जगह पे जो मैंडमस थी वो कई जगह पे अप्लाई हो रही थी, और हेबियस कॉर्पस थी वो दोनों प्राइवेट पब्लिक दोनों जगह अप्लाई हो रही थी। लेकिन ये वाली रिट सिर्फ और सिर्फ जो प्रोहिबिशन वाली है वो सिर्फ जुडिशल बॉडीज़ पे ही अप्लाई होती है। सर्टेरारियो। हमारी अगली रिट है सर्ट्यूरारी। देखिए, इसमें क्या होता है, एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोलता है कि अगर तुम किसी चीज़ का फैसला नहीं ले पा रहे हो, या कोई लॉ में एरर कर दिया है उसने, है ना, या फिर अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा बाहर चला गया है, मतलब उसने कोई गड़बड़ की है, तो फिर वो कह सकता है हायर कोर्ट कि उस केस का जल्दी से जल्दी फैसला करो या मेरे पास भेजो, या कोई फैसला लोअर कोर्ट ने सुना भी दिया है तो उसको स्क्वाश मतलब कि उसको भाई ख़त्म करो, दबा दो, है ना, ख़त्म कर दो उसको, यानी गलत साबित कर दो, इस टाइप का होता है। तो ये कौन सी रिट देता है, ये सर्टियरी के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जैसे कि हमने प्रोहिबिशन में देखा था, प्रोहिबिशन में क्या था, एक हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को रोक रही थी कि भाई तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा हो जाती है, ये प्रिवेंटिव तो है ही है साथ में, यानी रोकता तो है ही, और साथ ही साथ ये क्यूरेटिव भी है, यानी कि ये निवारण भी देता है साथ ही साथ, है ना। फैसला भी कर सकता है इस चीज़ में, या तो स्क्वाश कर सकता है ना, या केस को अपने पास भी बुला सकता है। अब हम अपनी अगली रेट देख लेते हैं, को वारंटो। देखिए, को वारंटो कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी कि आपके पास क्या अथॉरिटी है या क्या वारंट है जिससे आप उस पद पे बैठे हुए हैं। चलिए सपोज एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप अपने दोस्त का एग्जांपल लीजिए। आपका दोस्त एक तहसीलदार है ना, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। अगर उसकी क्वालिफिकेशन एक तहसीलदार बनने की नहीं है और वो फिर भी तहसीलदार बन गया है, तो फिर आपके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का और वहाँ से एक रिट इशू कराने का, को वारंटो। और कोर्ट उससे पूछेगा, वो आके साबित करे
कि उसके पास क्या वारंट है या क्या अथॉरिटी है कि वो एक तहसीलदार के पद पे बैठा है ना, और उसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। और अगर प्रूव नहीं कर पाता है तो आप जानते ही हैं फिर कोर्ट उसको हटाएगा ही, ठीक है। अब ये वाली जो रिट है क्वो वारंटो किस किस पे इशू की जा सकती है? पहली बात तो ये परमानेंट जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, है ना, उन पे अप्लाई होती है ना। परमानेंट जो पब्लिक पोस्ट होती हैं उन पे ये अप्लाई होती है। और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए हुआ कोई पद है तो उस पे ये एप्लीकेबल होती हैं। और किसी भी मिनिस्ट्रियल या प्राइवेट ऑफिस पे ये अप्लाई नहीं होती है। ये किसी भी मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस पे रिट अप्लाई नहीं होती है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यही थी हमारी सारी रिट्स ख़त्म हो चुकी हैं और आप इन रिट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और पीसीएस में तो ज़रूर आता ही आता है। और इसकी पीडीएफ लिंक तो टेलीग्राम में है ही, आपको पता ही है। जैसे कि मैंने बोला था, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स में जो दूसरा फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। जिसमें कि मैंने कहा था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 और 21A ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछता है। तो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर हमने 6 राइट्स पढ़े थे। ऊपर हमने जब टेबल देखी थी तो हमने 6 राइट्स पढ़े थे। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो दोबारा वहाँ से देख लीजिए। मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 के अंदर पहले तो 7 राइट्स हुआ करते थे, जिसमें एक राइट प्रॉपर्टी वाला भी था कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया 1978 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पे जो 6 राइट्स दे रखे हैं इन्हीं को हम नीचे अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का और व्यक्त करने का अधिकार है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के रूल से या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से परेशान हैं या फिर किसी इंडिविजुअल से परेशान है या किसी पब्लिक अथॉरिटी से परेशान है तो आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन पीसफुली। ऐसे नहीं आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ को तोड़फोड़ मचा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपना गुस्सा और अपना डिसकंटेंट, असंतोषी आप दिखा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस चीज़ के अंदर है। अब यूपीएससी क्या करता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ए से लेके जे तक, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फिर एक बार इसको यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेते हैं। जैसे पहला है राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर्स, कि आप जो हैं अपने विचारों को तो व्यक्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरे के विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस तो आप जानते हैं मीडिया या न्यूज़ चैनल हमारे जो होते हैं उनके आज़ादी की बात की गई है। किस आर्टिकल के अंदर है ये? आर्टिकल 19 के अंदर। तो यही चीज़ें पूछता है वो, इसलिए थोड़ा दिमाग में आप इन चीज़ों को बैठा लीजिएगा। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, सॉरी सी वाला था, पहले पढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट तो आप समझ गए, जो हमारे टीवी पे एड्स आते हैं उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, तो टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं, बीच में आप उसका फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, कोई आपके बीच में बातें नहीं सुन सकता। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं होगी। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने एक चैनल खरीद लिया और वो चला रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि भाई आज से बंद, देश बंद, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, और आपको अधिकार है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही है, तो ये भी आपके पास अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपको चुप रहने का भी अधिकार है, ये नहीं कोई ज़बरदस्ती बोले हाँ बोलो भाई। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, तो जैसे हमारे न्यूज़पेपर जो होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सरकार उनको पहले सेंसरशिप कर रही है उनकी और तब छप रहे हैं वो, तो उनके पास अधिकार है कि वो छाप सकते हैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को, मतलब सही चीज़ों को छाप सकते हैं। ये नहीं मानो गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको सेंसर करके भेजे, है ना। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आप स्ट्राइक यानी हड़ताल पे नहीं जा सकते। हर किसी के पास हड़ताल पे जाने का अधिकार नहीं है।
अगर मानिए पुलिस चली गई हड़ताल पे या मिलिट्री हड़ताल पे चली गई तो फिर यार काम कैसे बनेगा, देश के अंदर सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली मैंने आपको बताया था कि अगर 6-7 लड़के एक जगह खड़ा होना चाहें तो वह आराम से खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने बताया था एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं। तो अगर कोई मनी बलवा फैला हुआ है या कोई हिंदू मुस्लिम राइट चल रही है तो फिर उसमें रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन ये, अगर 6-7 लोग खड़े होंगे तो हो सकता है वो दंगा कर दें। तो इसीलिए आपने देखा होगा 144 CRPC की लागू करता है मजिस्ट्रेट, डीएम लगाता है उसे। आप डीएम में जाएंगे तो आप भी शायद लगा सकते हैं, बीएनएस में शायद चेंज होकर शायद 165 ऐसा कुछ पहुंच गई है, तो आप उसे लगा सकते हैं। तो ये क्या है, वहाँ पे मतलब पीस के लिए कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा डीएम करता भी है, करते नहीं, ऐसा किया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, पीसफुल असेंबल आप हो सकते हैं किसी जगह पे। और फिर आता है हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, यूनियन या ग्रुप, आप कुछ भी बना सकते हैं। और फिर है अपना अगला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आप कहीं भी देश के अंदर जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं आप देश के अंदर, आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना, अनटिल अनलेस आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जो आपके लिए नहीं बनी हो, लाइक रॉक ऑफिस, CBI या ऐसे कोई भी है, वो थोड़ा एग्जाम्पशन में रखे गए हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, है ना। और अगला है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन का मतलब एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेशन सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विदेश से असला ला के यहाँ इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पीसफुल चीज़ें। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये आर्टिकल 20 है, ये हम वहीं पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं अब आर्टिकल 21। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। देखिए ये आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का बचाव, और पर्सनल लिबर्टी, हमारी आज़ादी का। देखिए अगर हमें जीवन का अधिकार मिल रहा है तो सिर्फ जीवन का अधिकार नहीं, एक अच्छे जीवन का अधिकार, एक अच्छा इज्जतदार साफ वातावरण वाला जीवन का अधिकार, ये वाला आर्टिकल इस चीज़ को इंश्योर करता है, हमें ये चीज़ दिलवाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका केस में बताया कि क्या क्या एक इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अधिकार दिए गए हैं जो कि उसके पास हैं। कौन से? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, इज्जत के साथ जीवन होता है ना, वो इज्जतदार जीवन, वो वाला। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी खूब पूछता है ना, 21 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर इसे खूब पूछता है। राइट टू लाइवलीहुड कई सारे हैं, लाइक 34 के अराउंड हैं शायद, तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, आपको आइडिया होने चाहिए। और राइट टू प्राइवेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी तो खूब पूछता है वो। और फिर राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू फ्री लीगल एड, है ना, सॉल्टरी कन्फाइनमेंट, स्पीडी ट्रायल, against handcuffing, against inhuman treatment, against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, against custodial harassment, emergency medical aid, timely medical treatment in government hospital, not to driven out of the state, to fair trial of prisoner, to have necessity of life, of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to hear, right to information। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फंडामेंटल राइट भी है और ये एक्ट भी है, 2005 में आया था, है ना। ये एक फंडामेंटल राइट भी है और ये एक्ट भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 21 के अंदर है ना। राइट टू रेपुटेशन, अपील ऑफ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, to appropriation life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से आपको चीज़ें जो हैं आपको एक बार आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से UP PCS तो क्वेश्चन निकालता ही निकालता है, आप समझिए ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं यहाँ से। तो आर्टिकल 21A में क्या है हमारा, राइट टू एजुकेशन, आपको पढ़ने का अधिकार है। तो ये क्या कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारा स्टेट है, वो स्टेट का आपको मतलब मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है 6 से लेके 14 साल के बच्चों को पढ़ाई करानी है, कंपलसरी एजुकेशन देनी है, वो भी फ्री एजुकेशन देनी है। और ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये खूब पूछा जाता है ना। तो ये था टोटल इस चैप्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा। और अगर आपको ये
लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा PDF से। PDF टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।